एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी, जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं। कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूं, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे लड़की किसी ने अपनी माँ के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है। अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं। मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएं। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई। और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं।
मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह हैं। मुझे यही चाहिए। चलें चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ। वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं। एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए। जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आई तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप, और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो। मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ओह, मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? ये आखिर क्या हो रहा है? ओह! कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन, वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उससे दिन रात बस नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ। मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूँगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी
तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो कैरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? कैरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ कैरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे? पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा।
कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहाँ से निकल के बड़े भाई के घर पहुँचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया। परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुँचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायर प्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक जंगल में एक बहुत ही डरपोक चूहा रहता था। वो हर किसी से डरता था, लोमड़ी, भेड़िया और कभी कभी तो खुद से ही। जैसे ही हवा चलती तो वो डर जाता और पेड़ के अंदर एक सुराख में चले जाता। इसकी वजह से सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम बहुत डरपोक हो, तुम कितने डरपोक हो। अरे तुम तो हवा से भी डरते हो। तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत डरपोक हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके शेर से मिलने गया। शेर ने बस थोड़ी ही देर पहले अपना खाना खत्म किया था और वो थोड़ी देर के लिए सो रहा था। चूहे के दोस्त सब देख रहे थे कि चूहा क्या कर रहा है। चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू हो गया। वो शेर के पीछे खड़ा हुआ। बड़ी ही खुशी के साथ उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ भी था। वो अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो डरता नहीं है और बिल्कुल उसी वक्त शेर जाग गया और जैसे ही वो अपने आप को हिलाने लगा, चूहा नीचे गिरा। शेर चूहे की आंखों में देखने लगा। दूसरे सारे जानवर बहुत डर गए। ओहो, अब तो वो उसे खा जाएगा। हे चूहे, तुम मेरी पीठ पे क्या कर रहे थे? जंगल के बादशाह, मुझे तो आपसे वैसे ही बहुत डर लगता है। मेरी जान आपके हाथों में है बादशाह सलामत। मैं तो डाल पे बैठा हुआ था।
मुझे अफसोस है कि मैं आपके ऊपर गिर गया। आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको तो बड़े बड़े जानवर खाने चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। शेर ने उस चूहे की बात बिल्कुल चुपचाप सुनी। चूहा ये सोच रहा था कि शेर क्या जवाब देगा। मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम्हें खा क्यों न जाऊं? आपकी मदद जाया नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही चूहे ने अपनी बात खत्म की, शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा। यह कैसे हो सकता है? एक छोटा सा जानवर मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही शेर ने देखा कि चूहा बहुत डर गया है, तो उसने उसे ना खाने का फैसला किया। मुझे तुम्हें नहीं खाना, चलो जाओ यहाँ से जाओ। चूहा वहाँ से जल्दी से भाग निकला। बहुत दूर से ये सब देखकर चूहे के दोस्त बहुत हैरान थे। बहुत वक्त गुजरने के बाद शेर बहुत भूखा हो चुका था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, और वो अचानक एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। वो जंगल का बादशाह था, और अगर वो किसी को मदद के लिए बुलाता तो कोई न कोई जरूर आता। लेकिन सारे शिकारी उसे सुन लेते और वो जल्दी से वहाँ आ पहुँचते। कोई चारा ना होने की वजह से वो इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले जानवरों ने शेर को देख लिया, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। जब वो वहाँ से गुजर रहा था, चूहे ने शेर को देखा और उसने उसकी मदद करना चाही। वो जल्दी से उसके करीब गया। वो शेर की पूंछ की मदद से ऊपर गया, और जब वो ऊपर पहुँचा तो वो जाल को काटने लगा। और उसी वक्त खरगोश उनके करीब आया। चूहे जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। सारे जानवर वहाँ से भागने लगे जब उन्होंने सुना कि शिकारी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन चूहा अभी भी जाल काट रहा था। आखिर में चूहे ने अपना काम कर दिखाया और शेर नीचे गिरा। चलो मेरी कमर पे आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से निकलाओ। चूहा शेर के ऊपर चढ़ा और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। आखिर में शेर और चूहा शेर के घर आ पहुँचे। उसने अपने आप को नीचे किया ताकि चूहा नीचे उतर सके। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन उस दिन मैं समझा नहीं था। मैंने सोचा तुम जैसा छोटा जानवर मेरी क्या मदद करेगा, पर तुमने मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब से तुम मुझसे कभी नहीं डरना, बल्कि अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे जानवर हो, और आज से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए तुम किसी से भी नहीं डरना। शेर और चूहा दोनों हंसने लगे। सारे जानवर जो ये सब बहुत दूर से देख रहे थे, वो सब हैरान हो गए। शेर और चूहे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे। रपुंज़ल की कहानी। एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है।
जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शौहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शौहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हों। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रेपेंजेल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रेपेंजेल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है। अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रेपेंजेल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थीं, ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, बस एक खिड़की के साथ। रेपेंजेल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रेपेंजेल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजेल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रेपेंजेल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा।
वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा जहां रेपेंसिल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई। इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कमेला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रेपेंसिल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंसिल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रेपेंसिल, रेपेंसिल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रेपेंसिल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रेपेंसिल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रेपेंसिल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओह नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रेपेंसिल के दिल को नरम कर दिया और अब रेपेंसिल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नज़ारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रेपेंसिल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रेपेंसिल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही क्योंकि वो जल्द से जल्द रेपेंसिल के पास जाना चाहती थी। जब वो रेपेंसिल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रेपेंसिल अब वहां नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। अब मैं क्या करूंगी? रेपेंसिल! रेपेंसिल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रेपेंसिल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि बाल कटे हुए हैं। बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रेपेंसिल शहजादे के महल में जा पहुंचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रेपेंसिल का नाम सुना था, तो शहजादा फौरन ही रेपेंसिल को उसके घर में उसे ले गया
उन्होंने बताया कि उन्होंने रेपुंज़ल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रेपुंज़ल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रेपुंज़ल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रेपुंज़ल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक मम्मी पिग और 3 छोटे पिग्स रहा करते थे। एक दिन छोटा पिग गर्की, दरमियाना पिग टोरकी और बड़ा पिग पोर्की कैंपिंग पर जाना चाहते थे। मम्मी, हमारे सारे दोस्त समर वेकेशन पे गए हुए हैं। हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं। हम भी उनकी तरह कैंपिंग पर जाना चाहते हैं। मम्मी पिग ने कैंपिंग के लिए इजाजत दे दी। ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे बच्चों। तुम लोग कैंप कर सकते हो, लेकिन कैंप के लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर लो। और तुम लोगों के कैंप बहुत मजबूत होने चाहिए। अगले दिन पिगलेट्स कैंप करने के लिए निकल पड़े। काफी देर जंगल में चलने के बाद एक भेड़िया उनका पीछा करने लगा। ये तो विराज का खाना आ रहा है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। लेकिन उन तीनों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। गर्की, टोरकी और पोर्की आखिरकार जगह पर आ गए थे और उन्होंने कैंप करने की जगह भी ढूंढ ली थी। पहले सबसे छोटे पिग गोर्की ने अपना घर बनाने का फैसला किया। उसने जल्दी से पत्ते जमा किए ताकि वो अपना टेंट बना सके, और उसने बहुत ही जल्दी अपना टेंट बना लिया। बड़ा भाई पोर्की अपने छोटे भाई के घर की तरफ आया। तुम्हारा टेंट तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये मजबूत है? हाँ, मुझे लगता है कि काफी मजबूत है मेरे भाई। दरमियाने भाई टोरकी ने सोचा कि वो अपना घर गंदुम से बनाएगा। ये करने के लिए उसने गंदुम को जमीन पर रखा और उन सब को साथ में मिला दिया, और उसने भी बहुत ही जल्दी अपना घर बना लिया। लेकिन जब उसका बड़ा भाई आया और उसने ये घर देखा, तो उसने अपने भाई को खबरदार करना चाहा। मेरे भाई, ये बहुत खूबसूरत बनाया है तुमने, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये गंदुम तुम्हें बचा पाएगी? मैंने ये बहुत मुश्किल से बनाया है और मुझे पता है कि ये बहुत मजबूत है। क्योंकि दोनों भाइयों ने अपना टेंट बना लिया था, तो वो दोनों भाई खेलने में मसरूफ हो गए और डरावना भेड़िया उनको चुपके चुपके देखता रहा। जब उसके छोटे भाई खेल रहे थे, पोर्की अपना टेंट बनाने लगा पेड़ की शाखों से। पोर्की शाम तक मेहनत करता रहा, और जब उसका काम खत्म हुआ तो उसके पास एक मजबूत टेंट था जो कि उसे मुसीबत से बचा सकता था। टोरकी और गोर्की बहुत खुश थे अपने भाई का टेंट देखकर। ये तो तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है मेरे भाई, लेकिन तुम क्या सिर्फ इस घर में ही रहोगे, हमारे साथ खेलोगे नहीं? जब शाम आई और सूरज गुरूब हो गया, तो तीनों भाइयों ने जंगल में जाने का फैसला किया, और भेड़िया उनका पीछा करता रहा। तीनों पिग भाइयों को पार्टी में बहुत सारे खरगोश दिखे, और वो तो मिलने ही थे क्योंकि ये गाजर की पार्टी थी। मजेदार पार्टी लग रही है मुझे ये गाजरें खाने का दिल कर रहा है। तीनों भाई और बहुत सारे खरगोशों ने बहुत मजे किए। आज जितने मजे करने हैं कर लो,
कल मैं तुम्हें खाऊंगा और मजे करूंगा। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो तीनों भाई बहुत ज्यादा थक गए थे और वो सारे अपने घर चले गए। और वो भेड़िया सुबह होने का इंतजार करता रहा। अपने कैंप में दूसरे दिन उठकर गर्की को बाहर से आवाज आई, बाहर आ जाओ पिगी, वरना मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा ये घर टूट जाएगा। मेरा घर बहुत मजबूत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर। 1 2 3। भेड़िया ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी और उसने छोटे पिग का टेंट सिर्फ एक फूंक से गिरा दिया और सारे पत्ते टूट गए। गर्की अपनी जान बचाकर भागा और अपने भाई टर्की के टेंट पर जा पहुंचा। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया टर्की के टेंट के पास भी आ पहुंचा। मैं जानता हूँ तुम दोनों अंदर हो, बाहर आ जाओ वरना मैं एक फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। मेरा घर इतना भी कमजोर नहीं। देखते हैं फिर। 1 2 3। एक बार फिर भेड़िए ने गहरी सांस ली और एक फूंक के साथ टर्की का टेंट भी तोड़ दिया और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। गर्की और टर्की जल्दी से भागते भागते अपने भाई के पास आ पहुँचे। भाई मदद करो, उसने हमारे घर उड़ा दिए और वो अब यहाँ आ रहा है। तो फिर हमें कुछ न कुछ करना होगा, जल्दी से आओ मेरे साथ। सब ने एक साथ पोर्की, टर्की और गोर्की ने टेंट के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर आए और उस गड्ढे को सिर्फ घास के साथ ढक दिया और फिर वो सारे अपने बड़े भाई के टेंट के अंदर चले गए। और वो जैसे ही अंदर गए भेड़िया उनके टेंट के सामने आ पहुंचा। मैं कहता हूँ सीधी शराफत से बाहर आ जाओ वरना मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा ये घर भी उड़ जाएगा। अपना वक्त जाया मत करो, ये टेंट तुम उड़ा नहीं सकते। चलो देखते हैं। 1 2 3। भेड़िए ने बहुत जोर से फूंक मारी लेकिन टेंट को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िया थोड़ा करीब आया और उसने दोबारा फूंक मारी लेकिन इस बार भी टेंट जरा सा भी नहीं हिला। भेड़िया थोड़ा और करीब आया लेकिन इस बार नहीं। वो गड्ढे में जाकर गिर गया। ये देखकर कि भेड़िया गड्ढे में गिर गया है, तीनों भाई वहां से भाग निकले। फिर वो तीनों भाई मम्मी पिग के पास जा पहुंचे और उन्हें सब बताने लगे। मम्मी आप ठीक थी, आपने ठीक कहा था कैंप में हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। पहले हमें अपने कैंप की जगह देखनी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। मम्मी पिग ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्होंने घर आकर खेलना शुरू कर दिया।